Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. Dear students, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम यस और नो टाइप क्वेश्चन को हिंदी में पहचानते हैं, किस तरीके से हम इंग्लिश में पहचानते हैं, क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है। फिर डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो पैसिव वॉइस का रूल होता है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और आपको डियर स्टूडेंट मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर वाक्य के आरंभ में क्या आए और वाक्य के क्रिया के अंत में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आते हैं तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर वाक्य के आरंभ में क्या आए और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी में पहचानना आप सीख गए होंगे। अब हम जानते हैं किस तरीके से इंग्लिश में पहचानते हैं या क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रूल ऑफ जो ट्रांसलेशन होता है इसका, या हम इसको पहचानते किस तरीके से हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर वाक्य के आरंभ में शैल या विल का प्रयोग हो, अगर वाक्य के आरंभ में शैल या विल का प्रयोग हो, सब्जेक्ट आए, उसके बाद हैव का प्रयोग हो और हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट कभी भी आपको शैल या विल से सेंटेंस स्टार्ट दिखे और सब्जेक्ट आए, हैव आए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, ऑब्जेक्ट आए तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो मैं आप पहले क्लियर करना चाहूँगा कब हम वाक्य के आरंभ में कब शैल का प्रयोग होता है, कब विल का प्रयोग होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आई और वी आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी आता है तो ऐसे कंडीशन में एक्टिव वॉइस में शैल का प्रयोग करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा कि अगर आई वी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि विल का प्रयोग करते हैं। बस आपको यही ध्यान देना है कि कब वाक्य के आरंभ में शैल का प्रयोग होगा, कब वाक्य के आरंभ में विल का प्रयोग होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि वाक्य के आरंभ में अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी आता है तो वाक्य के आरंभ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। अगर आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में हम विल का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट आई वी आएगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो विल का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं और मैंने आपको ये भी बताया कि क्या इंग्लिश का जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, क्या इंग्लिश का रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में पहचानते हैं। अब हम जानेंगे डियर स्टूडेंट क्या वो रूल होता है पैसिव वॉइस का जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और फॉलो करके बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में भी शैल या विल का ही प्रयोग किया जाता है, शैल या विल का ही प्रयोग किया जाता है वाक्य के आरंभ में। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है
कि हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अगर हम एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है अस या मी आ जाए डियर स्टूडेंट, अगर अस या मी आए तो जब इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो अस का डियर स्टूडेंट क्या होता है, वी होता है, और मी का क्या होता है, आपका आई होता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आपका अस या मी आता है, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं आई और वी के रूप में लिखते हैं, तो अगर आई वी आता है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो विल का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आपको ध्यान देना है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट अस या मी आता है तो जब इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में अगर आई और वी आता है तो ऐसे कंडीशन में हम सेल का प्रयोग करेंगे। अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बनता है, तो ऐसे कंडीशन में हम विल का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, सेल या विल में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं, फिर हैव का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद बिन का प्रयोग करते हैं, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं, और अंत में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक्टिव वॉइस में जैसे हम सेल या विल का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हम पैसिव वॉइस में भी सेल या विल का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को देखते हुए फिर एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर डियर स्टूडेंट हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैव के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, और बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि पैसिव वॉइस का रूल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट इस रूल को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, और फॉलो करके बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल है आपका विल ही हैव फ्लोन अ काइट। विल ही हैव फ्लोन अ काइट, इट मीन्स क्या वह, अभी हमने क्या बताया था कि हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आते हैं। जैसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो जैसे इसका कह रहा है विल ही हैव फ्लोन अ काइट, इट मीन्स क्या वह एक पतंग उड़ा चुका होगा। अब जैसे आपने हिंदी जान लिया कि सेंटेंस का हिंदी क्या है, आपने हिंदी में पहचान लिया, अब इंग्लिश में किस तरीके से पहचाना जाता है। अभी मैंने एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप का मैंने रूल बताया है कि अगर सब्जेक्ट आई वी के अलावा अगर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ विल का प्रयोग किया गया है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए रूल को हमने एक्टिव वॉइस में हमने रूल को फॉलो किया है, हमने सब्जेक्ट के अनुसार हमने विल का प्रयोग किया है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर हैव लिखा है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। तो डियर स्टूडेंट क्या होता है कि आपको कहीं भी वाक्य के आरंभ में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो अब एक्टिव वॉइस को आपने हिंदी में भी पहचान लिया और इंग्लिश में भी पहचान लिया। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से अब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं सेंटेंस को। ध्यान दीजिएगा, पहला रूल को हमने बताया था कि इसमें आपको रूल को देखना है और रूल को ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो रूल में आपका क्या है, सेल या विल का प्रयोग दिया है, तो सेल या विल से पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट है जैसे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस का जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको जानेंगे। विल क्या है डिस्टेंट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हैव ये भी सब्जेक्ट, ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ही आता है, फिर फ्लोन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या आपका अकाइट है। अब हमें ऑब्जेक्ट मिला अकाइट। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया कि अगर आई वी ऑब्जेक्ट के अगर ऑब्जेक्ट के रूप में अस या मी होता तभी हम सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अस या मी के अलावा क्या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, विल का प्रयोग करेंगे। विल
अ काइट, विल अ काइट, रूल को फॉलो करना है। फिर हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन। क्या है आपका? फ्लोन। विल अ काइट हैव बीन फ्लोन बाय, एक्टिव वॉइस तो सब्जेक्ट है, क्या आपका? ही है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या होगा? हिम हो जाएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। विल अ काइट हैव बीन फ्लोन बाय हिम। तो रिएक्शन देखिए, हम रूल को केवल फॉलो किए हैं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमने लिखा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने विल का प्रयोग किया है। फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लिख दिया सब्जेक्ट के रूप में। फिर हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद फिर बिन लिखेंगे, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का प्रयोग किया गया है। बाय पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है, विल यू हैव रिटन अ लेटर। विल यू हैव रिटन अ लेटर, इट मीन्स क्या तुम एक पत्र लिख चुके होगे। तो डेस्टिन इसको अब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो पैसिव वॉइस में जैसा कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अ लेटर है। अब हमें ऑब्जेक्ट पता है अ लेटर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? शैल या विल। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में अगर मी या अस होता तो हम क्या करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या अ लेटर है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। विल अ लेटर हैव बीन। विल अ लेटर हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि रिटन दिया हुआ है तो हम रिटन को उतार देंगे। रिटन बाय, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका? यू है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट में यू में कोई चेंज नहीं होता, यू का केवल यू ही होता है। और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय यू। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। अगला एग्जाम्पल है, विल ही हैव टॉट मी। विल ही हैव टॉट मी, क्या वह मुझे पढ़ा चुका होगा। तो डेशन ऑब्जेक्ट इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मी है। और मी का जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट के रूप में मी या अस होता है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा आपका? आई होगा। देखिए रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। शैल का प्रयोग किया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के अनुसार। शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म टच, टीच, टच, टाट। टाट क्या होता है आपका? थर्ड फॉर्म होता है टच बाय, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका? ही है। पैसिव वॉइस में जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो ही का डिस्टेंट क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। क्या लिखेंगे? हिम। और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। शैल आई हैव बीन टॉट बाय हिम। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। अगला एग्जाम्पल है, विल सी हैव फॉरगिवन अस। विल सी हैव फॉरगिवन अस, क्या वह हमें माफ कर चुकी होगी। तो नेक्स्ट है, अस क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अभी हमने बताया कि मी या अस ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। अस का सब्जेक्ट क्या होता है आपका? वी होता है। क्या होता है? वी होता है। क्या लिखेंगे? वी। शैल वी हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉरगिवन, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉरगिवन, जो कि ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। फॉरगिवन बाय, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका? सी है। जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो सी का क्या होता है? हर होता है। क्या लिखेंगे? हर। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। शैल वी हैव बीन फॉरगिवन बाय हर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। विल दे हैव बॉट वेजिटेबल्स। विल दे हैव बॉट वेजिटेबल्स, इट मीन्स क्या वे सब्जी खरीद चुके होंगे। क्या वे सब्जी खरीद चुके होंगे। सब्जी डिएशन क्या आपका ऑब्जेक्ट है, वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेबल्स के लिए क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। विल, फिर एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। विल वेजिटेबल्स हैव बीन, विल वेजिटेबल्स हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि बाट है आपका,
बाई बाट, तो क्या होगा बाट। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका दे है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो दे का क्या होगा, देम होगा। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। विल वेजिटेबल्स हैव बीन बाट बाई देम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट, शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट, इट मीन्स क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्रिकेट के लिए हम क्या करेंगे, वाक्य के आरंभ में विल का प्रयोग करेंगे। विल क्रिकेट हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि प्लेड ऑलरेडी दिया हुआ है, लिखेंगे प्लेड। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाई, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका वी है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाई अस। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक आपको बताया, आज मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप है, यस और नो टाइप को किस तरीके से हिंदी में पहचानते हैं, किस तरीके से हम इंग्लिश में पहचानते हैं, क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, और मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप पैसिव वॉइस के रूल को हम फॉलो करते हैं और बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया भी और मैंने स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो भी किया है और फॉलो करके बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर किए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा जो पिछला वीडियो है नहीं देखा है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक को डियर स्टूडेंट आप ओपन करके देख सकते हैं पिछले वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।